नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मोदी जी बहुत ही जालिम इंसान है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको। और मैं आपके साथ आज काफ़ी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ भारत से, मोदी जी के साथ और चाइना से। तो बने रहिए एंड तक, बहुत मज़ेदार वीडियो बनाने वाला हूँ आज। पहली बात ये, मैं क्यों बोलता हूँ कि मोदी जी बहुत ही जालिम है। देखिए, अभी ये स्पेशल सेशन चल रहा है, आपको मालूम है 5 दिन का सेशन है। सारी कंट्री, सारी अपोजिशन, सारी प्रेस और पूरा वर्ल्ड इस ताक में है कि मोदी जी कौन सा बम गिरने वाले हैं और कब गिरेंगे। 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन निकल गया, कुछ भी खास हुआ नहीं है। और ये छोटे मोटी चीज़ों के लिए मोदी जी एक स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी निकाल के सबको दे दी, उसमें सेकुलर वर्ड है ही नहीं। दोस्तों, ये जालिम ही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। अभी ये जालिमपन यहीं पे ख़त्म नहीं होता। राहुल गांधी उसको पोल डांस करवाना शुरू कर दिया है। आप वीडियो देखिए, फिर मैं समझाता हूँ। मस्ती होता है हाँ, वो फ्रेम है बस वो नौ वाला लकड़ी अब दोस्तों, ये जो पोल डांस है, उनको भी मालूम है ये कौन सी फैमिली से आता है, इसकी माँ क्या करती रहती थी पहले। इसको भी इन्होंने पूरा मॉडल बना दिया और राहुल गांधी को नचा रहे हैं उसके ऊपर। सोनिया गांधी जो पहले सबको नचाती थी अपनी उंगलियों पे, सबको पोल डांस करवाती थी कांग्रेस के टाइम पर, आज मोदी जी के सामने वही मोदी जी जिनको इन्होंने जेल में करने की कोशिश करी, झूठे केसेस करवाए इनके ऊपर, ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, सारी एजेंसीज इनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में कांग्रेस के, तो भी मोदी जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। और आज 10 सालों में पूरी दुनिया में जो मोदी जी का नाम हुआ है, ये भी इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मोदी जी माफ़ कर दो, तुसी ग्रेट हो। ये होता है एक पावरफुल लीडर जो भारत को मोदी जी की शेप में मिला है। और इसलिए सबको ये मोदी जी पोल डांस करवा रहे हैं, क्योंकि इनका धंधा ही पोल डांस का है। अभी ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब पोल डांस की बात शुरू हो ही गई है, तो जस्टिन ट्रूडो को हम कैसे भूल सकते हैं। जो कुछ मोदी जी ने अभी पिछले 24 घंटे में ट्रूडो के साथ किया है, आप सोच के देखिए। ट्रूडो को ये नहीं समझ आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। उसने सारी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करी मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ। सब पीछे हट गए। उसका एम्बेसडर था, 4 मिनट की मीटिंग में तो लात मारी उसके पिछवाड़े पर, उसको बोला बाहर निकल जा, इससे पहले कि जो हमने खालिस्तानियों को 72 होरों के पास भेजा है, तो कहीं तुझे ना भेज दें हम। इसको बोलते पोल डांसिंग, कि कोई भी आए हमारे सामने जो हमारे सामने बदतमीजी करेगा, उसे हम वो नाच नचवाएंगे, वो उनके पुष्ट तक याद रखेगी। आज मुझे लगता है पूरी जो वीडियो है ना, वो पोल डांस पे ही बनने वाली है। अब हम चाइना को कैसे भूल जाएं। चाइना को देखिए, अब हमने देखा कि वो गलवान में आए हमारे यहाँ पर, उन्होंने हरकतें करने की कोशिश करी। यस, हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हमने उनका 5-6 गुना ज़्यादा नुकसान किया। और उसके बाद उन्होंने कभी हिम्मत करी नहीं है। एक बार और आने की कोशिश करी थी, फिर हमने मार के भगा दिए, नाक से खून निकाल के भेजा है। अब मुझे खुलासा हुआ है कि रीज़न क्या है कि उनके आदमी आते हैं, मार खाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब आप ये वीडियो देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पीएलए की टीम है, टीम बोल रहा हूँ मैं क्योंकि फ़ौज तो इनकी ज़ीरो ही है। ये चाइना की आर्मी है। फॉरवर्ड जो इनकी पोजीशंस होती हैं, वहाँ पर बेचारों का साहस आ नहीं रहा इनको बैठने के लिए। इनको क्योंकि जो इनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि बेटा जान मत दे देना कंट्री के लिए, तू मेरा अकेला बेटा है, तो तुझे मैंने फ़ौज में पैसे कमाने के लिए भेजा है, लड़ने के लिए नहीं भेजा। अब इनका मन लगता नहीं वहाँ पर, फैमिली से दूर रहते हैं, तो उनको एंटरटेन करने के लिए पोल डांसर्स को बुला लिया ताकि ये एंटरटेन रहें और यहीं पे काम करते रहें। ये हालत है चाइना की आर्मी की। और इसीलिए जब हमारी सीजन्ड आर्मी के सामने ये खड़े होते हैं, तो इनको पोल डांसर दिख रही होती है और हमारे लोग पीट के वापस भी आ जाते हैं। ओ भाई चाइनीज़, आपको हमेशा लड़ने की पड़ी रहती है या आपको आंखें दिखाने की पड़ी होती है। अपनी कंट्री का ही हालत देख लो क्या है।
एवरग्रैंड आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, एक दिन में 25% शेयर प्राइस गिर गई है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उनके लोगों को घेरना शुरू कर दिया चाइना के अंदर और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई आपकी कंट्री डूब कैसे गई। किसी को समझ नहीं आ रहा हुआ क्या। इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे ज़्यादा डेट, $300 बिलियन का डेट है इस कंपनी के ऊपर, और ये वापस नहीं कर रहे दुनिया में किसी के ऊपर, किसी का पैसा वापस नहीं कर रहे, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप अपनी कंट्री में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी डूबती जा रही हैं, उनको बचाने की बजाय आप पीएलए के लोगों को बचा रहे हो पोल डांस दिखा दिखा के। और कोई शर्म कर लो, कोई अकल की बात कर लो। पाकिस्तानियों के साथ रह रह के दोस्ती करी हुई है, वैसी आपकी मोटी बुद्धि हो गई है और कुछ भी बोल नहीं सकता आपके लिए। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए क्या हैं कि जब जनवरी के अंदर इन्होंने 23 में जब इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला कोविड के बाद, तो एक माहौल था पूरे वर्ल्ड में, चाइना के अंदर भी, कि भाई अब ग्रोथ दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। तब जो परसेंटेज ऑफ लोग थे वो था कि 78-80% लोग कहते थे अब चाइना दोबारा से उसी स्पीड पे बढ़ेगा जैसे बढ़ रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सितंबर ख़त्म हुआ है, होने वाला है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है 0%। मीन्स 0% लोग ये महसूस करते हैं कि भाई कंट्री में तरक्की आएगी। मैंने आपको बताया था कि लास्ट संडे मेरा एक कॉन्फ्रेंस था, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे बिजनेस के लीडर्स आए हुए थे। एंड आई वाज टॉकिंग टू देम कि भाई अब चाइना राइज करेगा, 6 महीने साल लग जाएगा, और ये पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट लेकर आई है। बट नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज एग्रीइंग कि भाई हम आगे इन्वेस्टमेंट्स करें, ग्रोथ लेकर आएँ, किसी और इंडस्ट्री में एंटर करें, क्योंकि आउटलुक इतना डिप्रेसिंग है कंट्री का। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या काम कर रही है कि भाई वियतनाम को आंखें दिखा दी, इंडिया को आंखें दिखा दी, फिर सब जगह जापान में पंगा ले लिया, सब जगह पे अमेरिका को पंगा ले ही रहे हैं सब जगह पर। सो कहाँ तो जो गवर्नमेंट है उसका काम है कि भाई अपने कंट्री में तरक्की लेकर आए, और अगर कोई चीज़ नहीं चल रही तो उसको कैसे चलाया जाए। और दूसरी तरफ आप दुनिया भर से पंगा ले रहे हो और उन्हें पंगा लेने के लिए उकसा रहे हो, वो उकसाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको बहलाने के लिए आप पोल डांसर्स का सहारा ले रहे हो। चाइना ने अभी एक और हरकत करी कि इन्होंने सारे बिजनेस लीडर्स को बुलाया, सारे बैंकर्स को बुलाया कि भाई आप बताइए हमें कि आपको हमारे से क्या ज़रूरत है, हम पॉलिसीज़ आपके हिसाब से बनाते हैं ताकि हमारे कंट्री में तरक्की आए। लोगों ने इनको बताया कि आपको 4 चीज़ें करनी है। पहला, किसी के साथ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो युद्ध में, ना कोई इकोनॉमिक वॉर आपको करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा और लिबरल किया जाए ताकि लोगों के पास पैसा आएगा, वो इन्वेस्ट करेंगे तो कंट्री में ग्रोथ आएगी। तीसरा कि जो काम आप पहले करते थे, बाकी आपने हमेशा एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दिया, दुनिया का माल बना के आपने दुनिया को एक्सपोर्ट किया है, आप उसी पॉलिसी में बैठे रहिए। आप माल बनाइए, उसको सपोर्ट कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए। आपको कोई भी और नई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री के अंदर ग्रोथ आ जाएगी। और थोड़ा सा जो ये बाहर से जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती हैं इसको रोका जाए, क्योंकि इससे एक डिप्रेसिंग माहौल कंट्री के अंदर बन रहा है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट्स ना तो बाहर से आ रही हैं, ना कंट्री के अंदर ही कोई आदमी खर्च करने को तैयार है। तो गवर्नमेंट को ये सजेशन दी गई है कि भाई आप ये 4 चीज़ें कीजिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल भी करने की बात करती है। लेकिन जो पहला पॉइंट है कि आप किसी के साथ पंगा मत लो, उसको ये इनके अंदर कीड़ा है कि भाई असी दादा तुसी कौन, जो ये चीज़ इनके दिमाग में बैठी हुई है गवर्नमेंट के अंदर, वो कैसे निकलेगी वो मुझे समझ नहीं आई। बाकी 3 तो बड़ा ईजी है, ये कर लेंगे। ये जो सबसे पहला कीड़ा है कि किसी के साथ पंगा नहीं लेना आसपास, वो कैसे ये मैनेज करेंगे, इसका मुझे देखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं देखूंगा कि हाँ ये अब बंदे के पुत्र बन रहे हैं, देन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। इनको अकल आ गई है, देर से आएगी ज़रूर, क्योंकि जो इनकी हालत है इनको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इनका खात्मा निश्चित है। अभी नहीं होगा, बहुत देर लगेगी इनका खात्मा होने में, क्योंकि कंट्री के अंदर स्ट्रेंथ है।
एक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको ये मोनेटाइज करते जा रहे हैं, नई नई मार्केट्स को पकड़ रहे हैं। अभी वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आया हुआ था, अफ्रीका वाले पहले आके गए हैं, यूरोप वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो खुद नहीं कर सकती, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया अभी दोबारा से उभरने की बात करता है, 200 कंट्रीज़ है दुनिया में, हम सबको केटर नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई केक का जो पार्ट है वो चाइना लेके जाएगा लॉन्ग रन में, और ये इतनी जल्दी से जो सप्लाई चेन्स है वो शिफ्ट नहीं होती हैं। सो देयर इज स्कोप फॉर चाइना टू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन आखिर में अब मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि भाई हमने यूट्यूब पे देखा कि चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, अगले महीने इनके यहाँ पे विद्रोह होगा, 3 महीने में टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि टुकड़े होंगे या नहीं होंगे। एक ही चीज़ होगी, जो ये झूठ फैलाते हैं इनकी इज्जत के टुकड़े होने वाले हैं। चाइना को कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये जो झूठे लोग हैं इसका मैं पर्दाफाश दोबारा करता हूँ, रोज़ ही करता हूँ, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टारबक्स आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कॉफ़ी की चेन है, उनके सबसे ज़्यादा स्टोर्स चाइना में हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रॉफिट वो चाइना से कमाते हैं। सबसे महंगी कॉफ़ी जो दुनिया में अगर है वो स्टारबक्स वालों की है, टॉप रेंज में आती है। सबसे महंगी तो नहीं बोल सकता, टॉप रेंज की कॉस्ट होती है उनकी। उन्होंने अभी अपना दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जहाँ पर वो कॉफ़ी को प्रोसेस करते हैं और यहाँ से वो सप्लाई करेंगे दुनिया भर में, वो इन्होंने शंघाई के पास खोला है। और ये न्यूज़ छोटी न्यूज़ है, लेकिन जो सीईओ है स्टारबक्स का वो कौन है? वो लक्ष्मण नाम का आदमी है, जो उसका सीईओ है। वो चाइना में आया हुआ था और उसने यहाँ पे अनाउंस किया कि इससे बढ़िया मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस हमें मिल नहीं सकता। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में भी आ सकता था लेकिन नहीं आया, वो गया तो चाइना में और वहाँ प्लांट उसने लगा दिया। दैट मीन्स उसने एक इंडिकेशन दिया दुनिया को कि आई स्टिल हैव फेथ इन द चाइनीज़ मार्केट। जो चाइना की ग्रोथ स्टोरी है उसके अंदर मुझे फेथ है। और जब एक कंपनी ऐसे, इतनी बड़ी कंपनी जो इतनी रिसर्च करती है, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जब वो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएगी मार्केट के लिए, दूसरे लोगों के पास भी मैसेज आता है कि अभी दम है मार्केट में, इसको और स्टडी करना चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को बंद नहीं करना चाहिए। हमें ठीक है चाइना +1 करना है, बट चाइना को भी रखना चाहिए। सो दोस्तों, जो ये टाइम है ये बताएगा कि चाइना दुनिया को पोल डांस कराएगा या दुनिया चाइना को पोल डांस कराएगी, ये वक्त बताएगा। अभी इसके ऊपर बोलना बहुत अर्ली है, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स में हर रोज़ चीज़ें चेंज होती हैं, हर रोज़ नए डायनेमिक्स बनते हैं। लेकिन एक बात तय है कि मोदी जी से ज़्यादा जालिम आदमी कोई नहीं है, जो अपनी ऑपोजिशन को, सारी प्रेस को, सारी मीडिया को, सबको लटका के रखा है पोल के ऊपर और सबको नचवा रहे हैं अपनी उंगली के ऊपर। और यही एक ट्रू स्टेट्समैन, एक लीडर की निशानी होती है। मैं इसलिए गर्व करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। वी ऑल्सो वर्क इन दिस सेम वे, कि जहाँ पे किसी को पता ना लगे और हम अपना काम करके निकल जाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ों को एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स में डालें कि और कौन से ऐसे काम हैं जो मोदी जी करते जा रहे हैं और इनका जालिमपन दिखता है, और वही चीज़ें हैं जो भारत को आगे लेके जा रही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।